जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आपको फिजिक्स 12th ऑब्जेक्टिव का सेट थ्री मिल रहा है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें संग्रह किया गया है और आप इसे देखें और आप उसका आंसर देने का कोशिश करें। अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं जिस क्वेश्चन का, उसे ज़रूर लिख लें। और साथ ही अगर आप पूरे क्वेश्चन को लिख लेते हैं और उसे याद कर लेते हैं तो आप यकीन कीजिए दोस्तों कि आपको फाइनल एग्ज़ाम में बहुत सुपर मार्क्स मिलेगा। दोस्तों, स्वागत है। मैं गोल्डन सर आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं और साथ ही एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आते हैं तो नीचे में लाल सब्सक्राइब में लिखल होगा, उसे दबा दें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जो भी हम मटेरियल्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स का डालें वो आपको मिल सके और आप अच्छे मार्क्स से परीक्षा पास कर सकें। ठीक है सर, तो स्वागत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, नाभिक में सबसे कम अस्थाई नाभिक किसका होता है? नाभिकों में सबसे कम अस्थाई नाभिक किसका होता है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है हीलियम 2-4 और दूसरा ऑप्शन है Fe यानी लोहा 26-56। दोस्तों, आपके फाइनल एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेगा, लेकिन हम 4 ऑप्शन नहीं दे करके आपको 2 ऑप्शन दे करके इसलिए हम क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। इसीलिए हम 2 ऑप्शन दिए हैं। आप अंदाज लगाइए कि नाभिकों में सबसे कम अस्थाई कौन होता है। दोस्तों, अगर आप ए सोचे हैं कि हीलियम 2-4, ये 100% सत्य है, क्योंकि सबसे कम अस्थाई जो होता है वो हीलियम होता है और सबसे अधिक अस्थाई जो होता है वो लोहा होता है। ठीक है, अगर सबसे अधिक अस्थाई का बात करता तब लोहा होता यानी Fe होता, लेकिन सबसे कम अस्थाई बात कर रहा है इसलिए हीलियम होगा। इसका सही आंसर ए होगा, तो ए में टिक मार लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो LR परिपथ का जो प्रतिबाधा होता है वह दोस्तों इस 2 ऑप्शन में कौन होगा, आप सटीक अंदाज लगाइए और इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन जो है वो आपको बी है, बी टिक मार लीजिए, सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं दोस्तों, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। दोस्तों, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है उसमें आपको 2 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है बीटा बराबर कैपिटल डी लेमडा बटे स्मॉल डी और दूसरा है बीटा बराबर स्मॉल डी लेमडा बटे कैपिटल डी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपको होगा बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं दोस्तों, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता जो है दोस्तों वो घट जाता है। दिमाग में रखिएगा, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता जो होता है वो घट जाता है। बहुत सारे बुक में जो कि आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते हैं, मॉडल पेपर से तैयारी करते हैं, उसमें बहुत सारे आंसर गलती दिया हुआ है। प्लीज़ उसे आप रटें नहीं, आप हमारे चैनल पर आएँ, उसे हम सही करके आपको प्रस्तुत करेंगे। आप उसे देखें और लिख लें, गारंटी आपको 35 में 35 मार्क्स सही आएगा। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो घटता है। और बहुत सारे मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक में दे दिया बढ़ता है, जो कि गलती है। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है। दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? अनुप्रस्थ होती है। दिमाग में रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं दोस्तों, गामा किरण की तरह होता है।
गामा किरण की तरह होता है। तो गामा किस किरण की तरह होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है अल्फा किरण, दूसरा है एक्स किरण। तो गामा किरण किस किरण की तरह होता है? तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है एक्स किरण। गामा किरण जो है वो एक्स किरण की तरह होता है, उसका नेचर जो है वो एक्स किरण की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं दोस्तों, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। आवेश का बीमा होता है दोस्तों, आवेश का बीमा जो होता है, आवेश का बीमा जो होता है दोस्तों, वो आपको आईटी होता है कि एटी होता है या दोनों होता है? तो ये जो है, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें आईटी होगा या एटी होगा तो ये गलत है। इसका सही आंसर दोनों होगा, क्योंकि हम आई के स्थान पर ए भी यूज कर सकते हैं, इसलिए आवेश का बीमा आईटी या एटी होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है दोस्तों, और आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 जूल कुलाम पावर -1, और दूसरा 1 कुलाम जूल पावर -1। तो 1 वोल्ट बराबर होता है, याद कीजिए V बराबर होता है W/Q। दोस्तों W है कार्ज, और कार्ज का मात्रक होता है क्या? कार्ज का मात्रक जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। तो जूल बटे कुलाम को हम जूल कुलाम पावर -1 लिख सकते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल कुलाम पावर -1। इसका सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, एक गर्म तार एमीटर मापता है, यानी एक हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो एमीटर होता है वो क्या मापता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 ऑप्शन है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान मापता है या प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान मानता है। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो बी होगा, प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान मापता है। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं दोस्तों। देखिए, आपको सटीक आंसर अंदाज लगाना है और हमसे मैच करना है, और उसे याद जरूर कर लीजिएगा। और कॉपी कलम ले करके अगर लिखते जाते हैं तो सबसे सुपर होगा, लेकिन अगर आप नहीं लिखते हैं तो बाद में भी लिख लीजिएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं दोस्तों, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है? दोस्तों नाभिक से अगर अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु संख्या कितना घटता है? तो ऑप्शन है 2 और 4। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर इसका 2 होगा, कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है? 2 घटता, क्योंकि अल्फा कण जो होता है वो हीलियम नाभिक जैसा होता है, हीलियम नाभिक। तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, इसलिए परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है। हाँ, यही द्रव्यमान संख्या में कितना कमी होगा? तो 4 की कमी हो जाएगा। कहेंगे नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है? तो 2 घटता है। द्रव्यमान संख्या अगर पूछता है कि द्रव्यमान संख्या कितना घटता है, तो वो 4 घट जाता है। समझे दोस्तों, नाभिक से अगर अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु संख्या कितना घटता है? 2 घटता है, क्योंकि अल्फा कण जो होता है वो हीलियम नाभिक जैसा होता है, और हीलियम नाभिक का परमाणु संख्या होता है 2, इसलिए 2 घटता है। और द्रव्यमान संख्या कितना घटता है? 4 घटता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं दोस्तों, बहुत सुपर क्वेश्चन है ये। देखिए, ये क्वेश्चन सब बहुत बच्चा मिस कर देता है, क्योंकि वो मॉडल पेपर सब का तैयारी करके एग्जाम देने जाता है, और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है रॉन्ग होता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है घटता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप ऐसे समझिए, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव पर जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और जैसे जैसे जाते हैं विषुवत रेखा की ओर तो वो घट के 0 हो जाता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव पर, यानी ध्रुव पर जो होता है नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है, और घटते 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 विषुवत रेखा की ओर जाते जाते क्या हो जाता है? 0 डिग्री हो जाता है। तो क्या होता है? 90 से घट के क्या हुआ? 0। तो घटता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। ठीक है, इसका सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। दोस्तों पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन दिया है होल। इसका सही आंसर क्या होगा? पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक जो होता है वो आपको क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा कि होल होगा? दोस्तों सही आंसर है इसका होल। और यही बात अगर एन टाइप रहता है, यहाँ एन टाइप का अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होता है? तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन हो जाता है। समझ में आया बात? पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है होल, और अगर एन टाइप रहता है तो वहाँ हो जाता है इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं दोस्तों,
किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है विद्युत फ्लक्स, दूसरा ऑप्शन है विद्युतीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पहले अंदाज लगाइए, किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों विद्युतीय क्षेत्र होगा। अगर आप विद्युतीय क्षेत्र सोचे हैं तो 100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 आइए, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? लॉरेंज बल जो होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल होता है, और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में दो बल लगेगा, एक विद्युत बल और दूसरा चुंबकीय बल। तो लॉरेंज बल का फॉर्मूला हो जाता है F बराबर Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ये बी होगा। ठीक है दोस्तों, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? इसका सही आंसर बी होगा, यानी F बराबर Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। सिर्फ लॉरेंज बल कहता यानी चुंबकीय बल कहता तो उसका होता क्यू भी बी साइन थीटा। दोस्तों क्यू भी बी साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया है, इसका मतलब है कि विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों मिक्स करके बल मांग रहा है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो क्यू इंटू वेक्टर ई प्लस वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी होगा। ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, ऐसा नहीं समझिएगा बी क्रॉस बी, बी क्रॉस क्रॉस जो है आप जानते हैं क्रॉस जो है वो क्रम विनिमय नियमों का पालन नहीं करता है वेक्टर के अनुसार से, इसलिए बी क्रॉस भी और भी क्रॉस बी दोनों अलग अलग चीज़ है। इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैथोड किरण जो होता है वो किससे बनता है? कैथोड किरण, तो कैथोड किरण जो होता है उसका प्रकृति कैसा होता है? पहले ये सोचिए, कैथोड किरण का प्रकृति जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक प्रकृति होता है तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता ही नहीं है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो कैथोड किरण किससे बना होता है? तो इलेक्ट्रॉन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं दोस्तों, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग कहाँ महत्तम होगा दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं प्रकाश का वेग महत्तम जो होता है वो निर्वात में होता है। 100% सही सोचे हैं, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? निर्वात में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में क्या संबंध है? दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन दिए हैं, Lm बराबर 5/6 Lg, दूसरा है Lm बराबर 6/5 Lg। तो देखिए इसमें सही आंसर जो है दोस्तों इसका ए होगा। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध जो है Lm बराबर 5/6 Lg होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 आता है दोस्तों, आवेशित संग्राहक आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेश का योग जो होता है। देखिए दोस्तों, देखिए ये सब आपको संधारित्र होता है तो इसको हम कहते हैं संग्राहक पट्टिका जिस पर प्लस क्यू चार्ज होता है, और इसको बोलते हैं संघनक पट्टिका जिसको हम माइनस क्यू बोलते हैं। दो प्लेट होता है दोस्तों, एक ये कहलाता है संग्राहक पट्टिका प्लेट, संग्राहक प्लेट, और इसे कहते हैं संघनक प्लेट। और दोनों चार्ज को अगर हम जोड़ते हैं, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज दोनों चार्ज को जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा 0। यानी आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेश का योग जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है, यानी शून्य होता है। इसका सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं दोस्तों, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। दोस्तों ये सभी जानते होंगे किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है? तो किलोवाट घंटा, वाट घंटा, किलोवाट अगर रहता तो विद्युत शक्ति का होता है, लेकिन किलोवाट को घंटा से गुना कर दिया है तो ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। कई बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, इसे भूलना नहीं है, अच्छा से याद कर लेना है दोस्तों। ठीक है, 20 नंबर आते हैं दोस्तों, यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है, यदि डेल्टा, इसे डेल्टा बोलते हैं, यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो टेन डेल्टा होगा। दोस्तों टेन डेल्टा जो होगा टेन थीटा, देखिए डेल्टा इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा जो है ये नमन कोण है, इसे हम लोग नमन कोण कहते हैं, डेल्टा है। और बी भी मतलब हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र, वर्टिकल ये हुआ बी हुआ, और बी एच हुआ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया बी एच, ये बी एच हुआ आधार, ये हुआ लंब। अब टेन निकालना दोस्तों, टेन थीटा क्या होता है? तो टेन डेल्टा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी बी भी बटे बी एच। इसका सही आंसर जो होगा 20 का ए होगा। सही बात, यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो टेन डेल्टा क्या होगा? तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, तो लंब क्या है? बी भी बटे बी एच, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा, 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं दोस्तों, हीरा का अपवर्तनांक होता है दोस्तों। हीरा का अपवर्तनांक कितना है दोस्तों? ये तो सभी को याद होगा, हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। ये 1.5 जो है ये कांच का अपवर्तनांक होता है, अगर कांच का अपवर्तनांक पूछता है तो 1.5 होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं, एमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों एमीटर का प्रतिरोध जो होता है
है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। यही आदर्श एमीटर रहता उसका प्रतिरोध 0 होता है। एमीटर जो है वो धारा मापता है, इसलिए अगर उसका प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो धारा उससे गुजरबे नहीं करेगा, तो एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं दोस्तों। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, तो ये चित्र इस प्रकार का बना हुआ रहेगा संकेत, और ये किस गेट का संकेत है दोस्तों, ये संकेत जो है ये आपको एंड गेट का संकेत है दोस्तों। इस प्रकार का जो अगर बना रहेगा तो ये एंड गेट कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपको लॉजिक गेट में पढ़ाई कीजिएगा। ये आपको कौन सा गेट है, ये एंड गेट है दोस्तों। अगर ये और गेट पूछता तो और गेट इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से और गेट होता है दोस्तों। ये हुआ और गेट के लिए। ठीक है, अगर आपको इसी में इस प्रकार से अगर बना रहता तो वो हो जाता और गेट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये कि कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं दोस्तों। प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है दोस्तों। प्लांक स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक का फॉर्मूला होता है, प्लांक स्थिरांक को डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, और इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। और ऊर्जा का जो है बीमीय सूत्र होता है ml² T⁻⁻2, और आवृत्ति को होता है T⁻⁻1। अब -2 में से -1 जब घटा देंगे दोस्तों तो हो जाएगा ml² T⁻⁻1। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ए होगा। 24 का सही आंसर ए होगा। प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होता है, ml² T⁻⁻1। क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, लोहा होता है तो लोहा कैसा पदार्थ होता है, तो लोहा जो होता है दोस्तों लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है लोहा कैसा कैसा पदार्थ होता है, तो लोहा जो होता है दोस्तों वह लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो इसका सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं दोस्तों। नाभिक का घनत्व होता है दोस्तों, यह भी कई बार एग्जाम में पूछता है कि नाभिक का घनत्व कितना होता है। दोस्तों नाभिक का घनत्व जो होता है वो 2.29 गुना 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या मीटर पावर -3 होता है। नाभिक का घनत्व जो होता है 2.29 गुना 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका सही आंसर जो है 26 का ए होगा। 27 नंबर आते हैं दोस्तों। एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है दोस्तों। एप्सिलॉन नोट का मात्रक जो होता है वो फेराड प्रति मीटर या फेराड मीटर पावर -1 होता है। इसका सही आंसर 27 का ए होगा। 28 नंबर आते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है बामर श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है, इसका सही आंसर है बामर श्रेणी। अगला है क्वेश्चन, प्रकाशिक पथ बराबर होता है दोस्तों। तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिया है, प्रकाशिक पथ बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन है अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, NT या म्यूटी भी कह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अपवर्तनांक बटे पथ की लंबाई यानी N/T। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई NT, या इसको म्यूटी भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं दोस्तों। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस व्यवहार करते हैं, तो आप लोग जानते होंगे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष अगर रहता तो उसे उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, लेकिन है तो निकट दृष्टि, इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, ईवी मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा की इकाई है, और इसका मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो क्या होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। क्वेश्चन नंबर 32 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है अपचायी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। दोस्तों अपचायी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, इसका पहला ऑप्शन दिया है धारा, दूसरा ऑप्शन दिया है वोल्टेज। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वोल्टेज होता है, और बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत सोच समझ करके आपको पूरे फिजिक्स का चून करके ऑब्जेक्टिव दिए हैं, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। तो अपचायी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो है वोल्टेज होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हुआ। 33 नंबर आइए, दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगा। तो दोस्तों दो समान धारिता को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सीधे आप जोड़ सकते हैं C+C। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए सीधे रूल होता है, यानी समांतर क्रम का रूल होता है CP = C1 जो C2 जो C3, इस प्रकार से जोड़ते हैं। दोनों समान धारिता है तो हम क्या करेंगे C जोड़ C यानी 2C इसका सही आंसर हो जाएगा। यही आपको
अगर श्रेणी क्रम का बात होता तो जितना बार जोड़ना रहता उतना से भागा दे देते हैं। जैसे मान लीजिए दो दो समान धारिता है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जिसका सब का परिमाण c है, तो इसमें c से 2 से भागा दे देंगे। 3 बार जोड़ना रहता 3 से भागा दे देते, 4 बार जोड़ना रहता 4 से भागा दे देते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं दोस्तों। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा सही है? रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा सही है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुना औसत आयु। अर्ध आयु बराबर होता है 0.6931 गुना औसत आयु। क्वेश्चन नंबर 35 आते हैं दोस्तों। कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है दोस्तों? एक्स किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और ध्वनि तरंग जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। जो निर्वात में गमन नहीं कर सकता है वो आपको विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, और जो निर्वात में गमन कर सकता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अगर हम हवा हटा दें तो ध्वनि जो है वो गमन नहीं कर सकता है, इसीलिए ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो 35 का जो है 35 का सही आंसर बी होगा। 36 नंबर आइए दोस्तों। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। m बराबर माइनस एल बाय एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है माइनस एल बाय एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ए हो गया। 37 नंबर आते हैं दोस्तों। तेज़ी से चलने वाली बीटा किरण होती है, तो तेज़ी से चलने वाली बीटा किरण क्या होती है? बीटा किरण का नेचर कैसा होता है दोस्तों? तो बीटा किरण का नेचर जो होता है वो ऋणात्मक होता है, इसलिए तेज़ी से चलने वाली बीटा किरण जो होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है। फोटोन तो प्रकाश का कण होता है दोस्तों, तो तेज़ी से चलने वाली बीटा किरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 आते हैं दोस्तों। कार्बन प्रतिरोध में लाल रंग का मान क्या होता है? तो कार्बन प्रतिरोध में लाल रंग का मान देखिए, एक ठो आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी रॉय, तो BROY। तो देखिए बी हुआ 0, बी से ब्लैक, बी से फिर ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ये होता है रंग का कहानी होता है। तो यहाँ से संकेत जो होता है, यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ होता है 2, फिर ऑरेंज के लिए होता है 3, येलो के लिए होता है 4, एवं प्रकार से ये प्रक्रिया चलते रहता है। तो रेड के लिए पूछा है लाल रंग का मान क्या होता है कार्बन प्रतिरोध में, तो इसका सही आंसर देख लीजिए क्या होता है? तो 2 होता है, तो इसका सही आंसर 2 होगा। ठीक है दोस्तों, कार्बन प्रतिरोध में लाल रंग का मान क्या होता है? 2 होता है। इसका एक सेंटेंस आप लोग लिख लीजिएगा। बी रॉय, ROY, रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो इस प्रकार से आपको संकेत निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 39 आते हैं। किसी m द्रव्यमान v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य होता है। दोस्तों यहाँ 2 ऑप्शन है, लेमडा बराबर h बटे एम वी, दूसरा ऑप्शन है लेमडा बराबर एम वी बटे एच। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखिए एक फॉर्मूला होता है लेमडा बराबर h बाय पी। लेमडा बराबर क्या होता है? h बाय पी होता है दोस्तों। लेमडा बराबर क्या होता है? h बाय पी होता है। पी क्या चीज़ है? संवेग है, और संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग यानी एम वी, यानी लेमडा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा h बाय एम वी। समझ में आया बात? किसी m द्रव्यमान v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य होता है वो लेमडा बराबर h बटे एम वी होगा। इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आते हैं दोस्तों। 25 का बाइनरी मान क्या होगा? दोस्तों ये आपको एक नया चीज़ है। 25 का बाइनरी मान कैसे निकलता है वो देख लीजिए, ध्यान से समझ जाइएगा तो आपको कोई भी बाइनरी मान निकाल सकते हैं। देखिए बाइनरी मान निकालने के लिए जो है, बाइनरी मान केवल 0 और 1 पर आधारित होता है दोस्तों। 0 और 1 पर आधारित जो संख्या लिखा जाता है उसे हम बाइनरी संख्या कहते हैं। तो देखिए बाइनरी संख्या को बदलने के लिए कोई भी डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर कहलाता है, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 9 तक का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी संख्या लिखते जैसे 100, 200, 500, 25, 225, कुछ भी बोलती है, 99, कुछ भी, तो ये यहाँ पर जो संख्या कहलाता है ये डेसिमल नंबर कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये 0 से लेकर 9 तक की संख्या का यूज किया जाता है। और बाइनरी संख्या जो होता है, बाइनरी संख्या जो में केवल 0 और 1 का ही यूज किया जाता है, 0 और 1 का, जो कि बाइनरी संख्या कंप्यूटर समझता है। ठीक है,
तो 0 और 1 का ही यूज किया जाता है। तो इस जैसे 25 क्या है डेसिमल नंबर, और इसको अगर बाइनरी नंबर में बदलेंगे तो 2 से भागा देते जाएंगे। देखिए 2 से भागा देंगे 12 दूना 24, शेष आया 1, फिर 2 से भागा दीजिए 6 दूनी 12, शेष आया 0, फिर 2 से भागा दीजिए दूतिया 6, शेष आया 0, फिर 2 से भागा दीजिए दुक्का 2, शेष आया 1। अब तो नहीं खाएगा, अब तो एक नहीं खाएगा। तो यहाँ नीचे से जितने नंबर हैं उसको अगर सही रूप में लिख देते हैं, जैसे नीचे से 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, ये आपको 25 का बाइनरी मान हुआ। जैसे बेस में 2 लिखा जाता है, बेस में 2 लिखा गया तो बाइनरी हो गया, बेस में 10 लिखा जाता है तो डेसिमल हो गया। समझ आया बात। तो 25 का बाइनरी मान जो होगा वो हो जाएगा 111001/2। अब जैसे मान लो कोई पूछ देगा 15 को बाइनरी में बदलो, तो दोस्तों 15 को बदलना अगर है तो 15 को कैसे बदलेंगे, तो 2 से खिलाएंगे, 2 से ही खिलाना है खाली, 2 से खिलाएंगे 7 दूनी 14, 1 आया 15, फिर 2 से खिलाएंगे दूतिया 6, शेष आया 1, फिर दुक्का 2, शेष आया 1। तो 15 है डेसिमल नंबर, इसको बाइनरी में बदले तो क्या आया, तो 1 1 1 1। अब बेस में 2 नीचे से लिखना है, कभी भी नीचे से लिखना, ऊपर से नहीं लिख देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको 8 को बदलना है बाइनरी में, तो कैसे खिलाएंगे, तो 2 से खिलाइए, 2 चौके 8 8, शेष आया 0, फिर 2 से खिलाइए, 2 दूनी 4, शेष आया 0, फिर 2 से खिलाइए, दुक्का 2, शेष आया 0। तो 8 का जो बाइनरी मान हो गया वो नीचे से लिखने पर क्या आएगा, 1 0 0 0/2। इसको 1000 नहीं पढ़ना है, 1 0 0 0 1 000/2 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ बाइनरी नंबर निकालने। तो 25 का बाइनरी मान जो है क्या आया, तो 25 का बाइनरी मान जो है वो आया 111001/2, जो कि अभी हम निकाल के दिखाए थे 111001/2। तो इसका 40 का सही आंसर ए होगा। 41 नंबर आते हैं दोस्तों, 20 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होगा। तो 20 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस क्षमता डायोप्टर में होगा। दोस्तों सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसकी क्षमता निकालने फॉर्मूला था P बराबर 100/f। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f, मीटर में रहता तो 1/f लिखते दोस्तों। तो अब देखिए फोकस दूरी आपको दिया है 20 cm, तो P बराबर क्या हो जाएगा 100/20, 20 पंचे 100, 5 डायोप्टर्स का सही आंसर होगा। तो 41 का सही आंसर ए होगा दोस्तों। इसका फॉर्मूला P बराबर 100/f दिमाग में रखिएगा। कब होगा ऐसा, जब सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में रहेगा फोकस दूरी तो 1/f लिखते हैं, ठीक है, जो कि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 आते हैं, एक AMU बराबर होता है दोस्तों, एक AMU एटॉमिक मास यूनिट जिसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर एक AMU जो होता है वो 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg होता है, जो कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। एक AMU जो होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg होता है, यानी इसका सही आंसर जो है 42 का बी होगा, ठीक है दोस्तों। 43 नंबर आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित वेक्टर M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉ, इसको टॉ बोलते हैं, टॉ का मान होगा। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर M क्रॉस वेक्टर बी, और दूसरा है वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर M। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित वेक्टर M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉ का मान होता है वो आपको क्या होता है, वेक्टर M क्रॉस वेक्टर बी होता है, यानी इसका सही आंसर 43 का ए हो जाएगा। 44 आइए दोस्तों, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो होती है वो आपको चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, इसका सही आंसर बी होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसा होता है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 आते हैं दोस्तों, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा होता है Q/A मतलब Q हुआ आवेश और A हुआ क्षेत्रफल, और आवेश का मात्रा होता है कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रा होता है मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 46 आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है n-1 × a, दूसरा ऑप्शन है 1 - n × a। इसका सही आंसर जो है क्या होगा, पढ़ लीजिए पर यहाँ से, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, यानी विचलन कोण को डेल्टा से नोट करते हैं दोस्तों, डेल्टा से, और इसका मान जो है सही आंसर वो होगा n-1 × a,
ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 आते हैं, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है कहलाता है। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है औसत आयु, दूसरा ऑप्शन है अर्ध आयु। तो अगर आधी हो जाती है तो कहलाएगा अर्ध आयु। ठीक है दोस्तों, 47 का बी हो जाएगा। 48 नंबर आइए, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। दोस्तों किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका सही आंसर होगा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, 49 नंबर आइए दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 माइक्रोकुलाम एवं -10 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम एवं -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 cm की दूरी पर कुल स्थितिज ऊर्जा होगा। 40 cm दूरी पर है और कुल स्थितिज ऊर्जा हमको निकालना है। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर होता है दोस्तों। और इस फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर Q1 है आपको 10 माइक्रोकुलाम यानी 10 गुना 10 का पावर -6, जिसे हम 10 का पावर -5 कुलाम भी लिख सकते हैं। और Q2 जो है वो है आपको -10 माइक्रोकुलाम यानी -10 गुना 10 का पावर -6, इसे हम 10 के पावर यानी -10 का पावर -5 लिख सकते हैं। और R है आपको 40 cm, तो 40 cm को हम लिख सकते हैं 40 गुना 10 के पावर -2। दोस्तों अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके बता देते हैं आपको कैसे सॉल्व होगा। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है दोस्तों 9 गुना 10 का पावर 9, जिसे याद रखना है आपको। Q1 कितना है तो 10 का पावर -5, Q2 कितना है तो Q2 है आपको 10 के पावर -5 लेकिन नेगेटिव में है, बटे में R स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करना है तो 40 गुना 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, तो ये आपको माइनस आगे दे दीजिए 9 गुना ये -5 -5 -10 -5 -5 पावर गुना पावर जुड़ता है, -10 में 9 जोड़िए तो क्या हो गया -1 बटे 40 के स्क्वायर हो जाएगा 1600 गुना 10 का पावर हो जाएगा -4। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसको और बढ़िया से लिखने के लिए -4 है, ये ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे -9 गुना 10 के पावर -1 +4, ये -4 ऊपर गया +4, अब बटे 1600। दोस्तों 4 में 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा यानी 1000 हो जाएगा। -9 गुना 10 के पावर 3 बटे 1600, जिसको आप हल कीजिएगा दोस्तों तो ये देखिए कितना ऑब्जेक्टिव में देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है। तो -9 और 10 के पावर 3 मतलब 1000 यानी 9000 बटे 1600, जिसको आप भागा दीजिएगा तो ये देखिए 0 0 कट गया और ये 45 से कट जाएगा, 45 दूना 90 और 8 दूनी 16 -45 बटे 8। इसे अगर भागा दे के देख लीजिए कितना आता है। देखिए भागा दे देते हैं तो 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 यानी 5 से तो खा जाना चाहिए। 8 पंचे 40, 5 आया दशमलव दे के सुनना दीजिए और 8 पंचे 40, 8 छः का 48, 8 छः का 48 खा जाएगा तो फिर 2 आएगा, दशमलव दे के फिर सुनना दीजिए, 8 दूनी 16, फिर 4 आएगा और दशमलव दे के फिर सुनना दीजिए, 8 पंचे 40, 5.625 माइनस में 5.625 जूल आंसर इसका सही होगा। देखिए इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, 10 माइक्रोकुलाम एवं -10 माइक्रोकुलाम दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 cm की दूरी पर था। तो 40 गुना 10 के पावर -2 लिखे। कुल स्थिति ऊर्जा, तो इसमें आपको ना ये सही है और ना ये सही है। इसका आंसर जो है यानी सी ऑप्शन होगा -5.625 जूल। ठीक है दोस्तों, ये 10 माइक्रोकुलाम एवं -10 माइक्रोकुलाम को दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 cm की दूरी पर था। ओ सॉरी यार, यहाँ तो मिस्टेक कर दिए ना हम, ये R स्क्वायर नहीं होता है दोस्तों, ये R स्क्वायर नहीं होता है इसीलिए मिस्टेक हो गया। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला R स्क्वायर नहीं होता, सॉरी यार सॉरी। R स्क्वायर कर देंगे तो ये बल का फॉर्मूला हो जाएगा, ये तो मिस्टेक हो गया। देखिए
एक थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण हमको हुआ कि ये लगता है ऑप्शन हमने गलती लिख दिया था, लेकिन नहीं, हमने सही लिखा था। इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से तो ये गलती हो गया, माफ़ी चाहते हैं यार। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर ही होता है फॉर्मूला, स्थिति ऊर्जा फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर दे देंगे ना, तो ये विद्युत बल का फॉर्मूला हो जाता है। देखिए हम विद्युत बल का फॉर्मूला लिख दिए थे, हम भी जो है ना बड़ा भूसगोल हो गए हैं। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा आपको कितना, 9 गुना 10 के पावर यहाँ -5 -5 -10 में से 9 निकालिए तो -1, और निगेटिव तो दीजिए ना कीजिएगा, बट 40, 10 के पावर -2 नीचे में तो ऊपर गया तो +2 ना। अब देखिए आसानी से बन जाएगा, तभी मिस्टेक हो गया था, थोड़ी गलती भारी कष्ट। देखिए तो -9 गुना 2 में से 1 गया 1, यानी 10 हो गया। 10 के बाद 2 में से 10 के बाद -1 चल जाएगा तो क्या बचेगा, 10 ही ना बचेगा। अब बटे में 40, 0 0 कट गया। देखिए कितना ईजी बन गया बताइए। 9 में 4 से भागा दीजिए, तो ये देखिए भागा दे के बुढ़िल की तरफ हो गए थे अपना से, नहीं हो। 4 दूनी 8, 9 में 60 गया 1, 10 मिनट दे के 0, 4 दूनी 8, फिर 2 आया, 10 मिनट दे के 0 है, ये है 4 5 20, मतलब -2.25 होगा। देखिए थोड़ा सा गलती करने का हम ऑप्शन तक चेंज कर दिया, बताइए कितना गलती काम की। सॉरी चाहते हैं, मिस्टेक हो गया, कुछ दिमाग में आ गया होगा। तो -2.25, इसका सही आंसर जो है वो ए होगा। ठीक है, स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ स्क्वायर नहीं होता दोस्तों, स्क्वायर दे देंगे तो वो विद्युत बल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर नहीं होता कूलम बल, तो ये जो है आर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर दे करके आराम से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको स्थिति ऊर्जा निकालने फॉर्मूला है, इसका मान आप जानबे करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 आते हैं। देखिए सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो सूर्य का प्रकाश जो आता है हम लोग के कंटिन्यूस आता है, तो सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, यानी संतत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। आयाम अधिमिश्रण, जिसको हम लोग कहते हैं आयाम मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचनांक का मान होता है, यानी अधिमिश्रित सूचनांक का मान होता है। आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचनांक का मान होता है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचनांक का मान होता है। इसका सही जो आंसर है 0 और 1 के बीच में होता है, 51 का ए होगा। ठीक है दोस्तों, 52 नंबर आइए, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है दोस्तों वो होता है V²/R। विद्युत परिपथ शक्ति क्या होती है, V²/R। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा 5 डायोप्टर है को संपर्क में रखा जाता है। एक का क्षमता है P1 बराबर -15 डायोप्टर, दूसरा का क्षमता है P2 बराबर 5 डायोप्टर, और संपर्क में रखा गया है दोस्तों, तो P बराबर फॉर्मूला आ जाएगा P1 + P2, यानी -15 को 5 से जोड़िए, -10 डायोप्टर हो जाएगा संपर्क की क्षमता। तो अब कहता है फोकस दूरी ज्ञात करो। दोस्तों फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा F बराबर 100/P। तो 100 में P का मान यानी -10 से भागा देंगे तो आ जाएगा -10 cm, क्योंकि P तो है संयोजन की क्षमता, और संयोजन की क्षमता आपको क्या हो गया, -15 में 5 जोड़ने पर -10 हो गया। तो संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी F बराबर 100/P, यानी 100/-10, 100 में -10 से भागा देने पर -10 cm आया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 आते हैं दोस्तों, बेलनाकार लेंस का व्यवहार क्या जाता है। बेलनाकार लेंस का व्यवहार क्या जाता है, एस्टिग्मेटिज्म यानी अबिंदुकता दूर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, एस्टिग्मेटिज्म मतलब अबिंदुकता, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 55 आते हैं दोस्तों, किसी गोलीय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा। तो किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो हो जाएगा वो गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है दोस्तों, Q/ε0। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 आते हैं दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तब इसका सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है n समानुपाती BH,
दूसरा ऑप्शन एन स्क्वायर समानुपाती बी एच। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है आपको बी नंबर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 आते हैं। प्रकाश के रंग का कारण है। दोस्तों प्रकाश का रंग का कारण जो है वो होता है तरंग दैर्घ्य, और तरंग दैर्घ्य किससे संबंध रखता है? तो आवृत्ति से। तो इसमें तरंग दैर्घ्य तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, 58 नंबर आते हैं दोस्तों। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी तक, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी तक तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट होता है। तो किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी तक वेव फ्रंट जो होता है यानी तरंगाग्र जो होता है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन है गोलाकार, दूसरा ऑप्शन है बेलनाकार। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा गोलाकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों। 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सम्मिलित शक्ति होगा। दोस्तों सम्मिलित शक्ति निकालने का फॉर्मूला आता है, शक्ति का फॉर्मूला आता है, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1/p बराबर 1/p1 प्लस 1/p2। दोस्तों p1 है आपको 60 और p2 है आपको 40, और 60 और 40 का लघुत्तम हो जाएगा कितना? तो 240। दोस्तों 60 को 240 में 60 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 4, और यहाँ 240 में 40 से भागा दीजिएगा क्या आएगा? 6 आएगा। लघुत्तम ले लीजिए, 6 4 10/240, काट का आएगा 1/24। तो 1/p आया 1/24। अगर हम पूछेंगे p बराबर क्या होगा तो इसको पलट दीजिए यानी 24 वाट। ठीक है दोस्तों, 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो सम्मिलित शक्ति हो जाएगा 24 वाट। क्वेश्चन नंबर 60 आते हैं दोस्तों। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेप अप, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में दो गो कुंडली होता है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली में लपेटे के तार की फेरिक संख्या कितना है? N1 और N2 है। तो इसमें क्या रिलेशन होगा? दोस्तों अगर स्टेप अप यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर का बात करेगा तो ऊपर यानी N1 में कम होगा फेरा और N2 में ज़्यादा होगा। दिमाग में रखिएगा, स्टेप अप में कम, डाउन में ज़्यादा। ठीक है, यानी N2 का मान जो है N1 से ज़्यादा होगा। स्टेप अप का बात करिए। अगर स्टेप डाउन का बात करेंगे यानी ऊंचाई जगह अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाए। स्टेप डन का बात करेंगे तो स्टेप डन मतलब नीचे, तो नीचे वाला में कम फेरा और ऊपर वाला में ज़्यादा फेरा। स्टेप डन में आपको क्या हो जाएगा? N1 ग्रेटर N2। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि स्टेप अप जब ऊंचाई कहेगा तो ऊपर कम नीचे ज़्यादा, अपचाई कहेगा तो ऊपर ज़्यादा नीचे कम। तो यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में कितना फेरा है? N1 और N2 है। तो इसमें क्या रिलेशन होगा? तो ये ऊंचाई यानी स्टेप अप है तो अप में कम और डाउन में ज़्यादा, यानी इसका सही आंसर होगा N2 ग्रेटर N1, बी नंबर। 61 नंबर आइए। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध। दोस्तों ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो घटता है और धातु का जो है वो बढ़ता है। दिमाग में रखना है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, और धातु का क्या होता है? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 62 आइए। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक जो होता है वो आपको 0 होता है। ये 1/4πε0 p cos θ r² जो देख रहे हैं ये आपको क्या होता है? ये आपको किसी भी स्थिति में होता है। दोस्तों अगर किसी भी स्थिति में बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1/4πε0 p cos θ r²। निरक्षीय स्थिति में थीटा का मान 90 डिग्री होता है, और थीटा का मान 90 बिठाइए, cos 90 का मान क्या होगा? 0, तो सबको 0 कर देगा। तो निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है? 0 होता है। 63 नंबर क्वेश्चन आइए दोस्तों। LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। देखिए LR परिपथ का शक्ति गुणांक में आपको दो ऑप्शन यहाँ दिए हैं, R/√r² प्लस ω²L², और अगला ऑप्शन है R प्लस ω/L। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो ए नंबर होगा। याद कर लीजिएगा, LR परिपथ शक्ति गुणांक कितना होता है? R/√r² प्लस ω²L², इसे ω² कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 आते हैं। एक उत्तल लेंस, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस 1.5 जिसका अपवर्तनांक है 1.5 को पानी 1.33 में डुबाया जाता है, तब यह व्यवहार कैसा करेगा? तो दोस्तों दिमाग में रखना है कि जितना लेंस का अपवर्तनांक है उससे कम अपवर्तनांक में अगर हम डुबाते हैं तो वह उत्तल लेंस की ही तरह व्यवहार करेगा। दिमाग में रखिएगा, जितना लेंस का अपवर्तनांक रहेगा, कोई भी लेंस है, अवतल लेंस रहेगा तो अवतल एक बात कीजिएगा, उत्तल रहेगा जो भी लेंस रहे, उत्तल लेंस जितना उसका अपवर्तनांक है और जितना में डुबाते हैं अगर उससे कम है
यानी लेंस के अपवर्तनांक से अगर माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो उसमें जो है क्या होगा, वह उसी लेंस की तरफ व्यवहार करेगा जैसा लेंस वो है। अगर यही अपवर्तनांक ज़्यादा रहता, यहाँ पर अगर हम दे देते 2.32 कुछ भी दे देते यहाँ पर, अगर इससे ये अपवर्तनांक ज़्यादा रहता तब जो है वो अवतल लेंस तरफ व्यवहार करने लगता, समझे, तब उत्तल बन जाता अवतल। समझ में आया बात। तो अभी जो है उत्तल लेंस का अपवर्तनांक है 1.5, इससे कम अपवर्तनांक में हम डुबाते हैं तो वो जो होगा कैसा व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की ही तरह व्यवहार करेगा। क्वेश्चन नंबर 65 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा जो होती है वो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर होता है। ठीक है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंग, पहले विद्युत है तो पहले विद्युत वाला बात देंगे, क्रॉस में चुंबक है तो चुंबक वाला बात देंगे। ठीक है, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर होगा। याद रखने के लिए विद्युत तो वेक्टर ई, चुंबक तो वेक्टर बी, इसके समांतर होता है। बी क्रॉस ई के नहीं, ई क्रॉस बी के समांतर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 66 नंबर क्वेश्चन आइए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो आपको शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, वो शून्य होता है। वही एमीटर रहता है तो एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, वो कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होती है। दोस्तों समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता जो होती है वो होता है -FO/FE, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 68 आते हैं दोस्तों। डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनमो का कार्य सिद्धांत जो है आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है दोस्तों, डायनमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 69 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो, धारा का वाटहीन घटक जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा I sin फाई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। तो स्थिर विभवांतर पर अगर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध, विभवांतर है स्थिर और प्रतिरोध को हम आधा करते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। दोस्तों आप सिंपल सा बात यहाँ पर लिखिए, देखिए सिंपल सा बात करते हैं। ऊष्मा का सूत्र होता है VIT, ठीक है, और V इक्वल टू होता है IR, I बराबर होगा V/R। तो अगर हम I की जगह पर V/R दे देते हैं तो ऊष्मा का हो जाएगा Q बराबर V² T/R। ठीक है, ये तो आपको ऊष्मा के लिए फॉर्मूला हो गया। अब क्या करते हैं, प्रतिरोध को करते हैं आधा। देखिए दोस्तों प्रतिरोध को कर रहे हैं आधा, तो प्रतिरोध जब आधा करेंगे तो इसमें अगर हम आधा से भाग देंगे ऊष्मा Q बराबर V² T/R/2, नया ऊष्मा जो होगा प्रतिरोध को हम आधा जब करेंगे तो ये पलट जाएगा तो क्या होगा 2 गुना V² T/R। ये पुराना वाला जो ऊष्मा है उसका 2 गुना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर देने पर उसका उत्पन्न ऊष्मा जो है वो 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 आते हैं दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माद मूल मान और शिखर मान का अनुपात होता है। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माद मूल मान को हम IRMS कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है I0/√2। ठीक है दोस्तों, और शिखर मान को हम लोग बोलते हैं I0, दिमाग में रखिएगा। शिखर मान को बोलते हैं I0 और वर्ग माद मूल मान को बोलते हैं IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर। अब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माद मूल मान तो ये हो गया और शिखर मान ये हो गया, और दोनों का अनुपात कीजिए तो देखिए I0/√2, अब बटे में I0 कीजिएगा तो I0 कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा 1/√2। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। तो लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा जो होती है वो होता है hc/λ। क्या होता है एच, वैसे होता है hν और न्यू का फॉर्मूला क्या होता है c/λ, तो hc/λ। न्यू क्या है, आवृत्ति है ना, एच क्या चीज़ है, प्लांक कांस्टेंट है। तो लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होता है hc/λ। 73 नंबर क्वेश्चन आइए। एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, अच्छी बात है, एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा।
अब देखिए एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है और 1 सेकेंड में कितना आवेश गुजरेगा। सिंपल सा बात है, Q बराबर होगा IT, तो Q बराबर IT करेंगे तो I है 1 एम्पीयर और समय है 1 सेकेंड, तो हो जाएगा 1 कूलम। 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश गुजरेगा। 1 एम्पीयर धारा का बह रहा है तो 1 सेकेंड में क्या गुजरेगा, 1 कूलम आवेश गुजरेगा। और 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आप लोग को मालूम है, 1 कूलम आवेश में 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे, तो आप लोग जानते हैं Q बराबर होता है NE और N बराबर फॉर्मूला आता है Q/E। तो इस पर बैठा कर तोड़ लीजिए, Q का मान है 1 बटा E का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19। अब इसको सॉल्व करने पर आपको आएगा 6.25 गुना 10 के पावर 18। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.25 गुना 10 के पावर 18। 74 नंबर क्वेश्चन आइए, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। 100 वोल्ट तक, देखिए ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज कितना है 100, यानी V बराबर हो गया 100 को हम 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। आवेशित करने में संधारित्र संचित ऊर्जा को हम U कहते हैं, U हो गया 1 जूल। तो अब संधारित्र की धारिता क्या होगा। दोस्तों एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, U बराबर होता है हाफ CV²। U बराबर होता है हाफ CV²। तो C बराबर क्या हो जाएगा, हमें धारिता निकालना तो C रखेंगे इधर, C बराबर क्या होगा 2U अब बटा में V²। तो 2 U का मान तो 1 है, अब V² मतलब 10 के पावर 2 का स्क्वायर 10 के पावर 4 हो जाएगा, जिसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 गुना 10 का पावर -4 फेराड हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर -4 फेराड। धारिता का मात्रा फेराड होता है ना, तो F से हुआ फेराड। 75 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर, आप लोग को बता चुके हैं ध्रुव पर सबसे ज्यादा कोण बनता है और विषुवत रेखा पर कम बनता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। और यही क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी के विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना बनता है, तो 0 डिग्री बनता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री और ध्रुव पर 90 डिग्री, याद रखिएगा। 76 नंबर, नेंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है। दोस्तों नेंड गेट का बुलियन व्यंजक जो होता है वो A.B पर बार इसको बोलते हैं, इसको लकीर को क्या बोलते हैं, बार। तो A.B पर बार Y या Y बराबर A.B पर बार। अगर हम कहेंगे एंड गेट का, या एन नहीं होता, एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो Y बराबर A.B, समझे, बार तब नहीं होता। अगर हम कहेंगे एंड गेट के लिए क्या होता है बुलियन व्यंजक, तो ये बार हटा देंगे, Y बराबर A.B लिख देंगे। और नेंड गेट है तो Y बराबर A.B पर बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा हुआ है। दोस्तों टावर का हाइट जो है वो है 245 मीटर, ठीक है, और कितना दूरी तक यह प्रसारण भेजेगा, इसका फॉर्मूला था D बराबर √2RH। याद रखिएगा, प्रसारण भेजने की दूरी होता है D बराबर डिस्टेंस, D बराबर √2RH। अब क्या सब है, इसको 2R है पृथ्वी त्रिज्या, और पृथ्वी त्रिज्या होता है 6400 किलोमीटर। याद रखिएगा पृथ्वी त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर। तो किलोमीटर को यहाँ मीटर में बदल के लिखना पड़ेगा, तो 6400 गुना 10 के पावर 3 यानी 1000 से गुना करना पड़ेगा। और ऊंचाई जो है टावर का वो है 245। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको रिजल्ट देखिए, 2 से इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 490 हो जाएगा। 490 गुना 64 पर 00 गुना 10 का पावर 3। अब देखिए शून्य को अगर हम कलेक्शन करके एक जगह कर दें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 49 गुना 64 और 2 शून्य 1 3 शून्य और 3 यहाँ पर पावर, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 6। अब 49 का वर्गमूल हो गया 7, 64 का 8 और 10 के पावर 6 का क्या होगा 10 के पावर 3। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो मीटर में होगा 58 गुना 10 के पावर 3 मीटर। अगर आप लोग बुद्धियार हैं तो 1000 से भागा दीजिएगा, किलोमीटर में आ जाएगा, तो 56 किलोमीटर ये हो गया। समझे बात, तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, तो खट से बना लीजिएगा। D बराबर √2RH। R क्या चीज़ है, पृथ्वी त्रिज्या है, H क्या है, टावर की ऊंचाई है। ठीक है, और सबको मीटर में, ऐसा ही सिस्टम बदल के ही सवाल बनाना चाहिए। ठीक है, तो पृथ्वी, अब इसको सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आया वो आया 56 किलोमीटर, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 56 किलोमीटर। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 आते हैं दोस्तों,
जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, अब देखो ये तो नहीं कह रहा धनावेशित करें कि ऋणावेशित, तो आवेशित करें, धनावेशित करें या ऋणावेशित, दो कंडीशन हो सकता है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों। समतल चालक के कारण उत्पन्न तीव्रता होती है। दोस्तों समतल चालक का उत्पन्न तीव्रता होती है वो होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 आते हैं। समतल चादर के कारण उत्पन्न तीव्रता होती है। समतल चादर का उत्पन्न तीव्रता होती है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। सिग्मा अच्छे नहीं पढ़िएगा, ठीक है, सिग्मा है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। 81 नंबर आइए क्वेश्चन। किसी सूक्ष्म इलेक्ट्रिक डायपोल के मध्य से आर दूरी पर उत्पन्न विभव समानुपाती होता है। देखिए किसी सूक्ष्म इलेक्ट्रिक डायपोल के मध्य बिंदु से आर दूरी पर उत्पन्न विभव समानुपाती है। दोस्तों विद्युत द्विध्रुव का विभव जो होता है ना वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाय में आर स्क्वायर। तो दूरी के वर्ग के समानुपाती होगा, यानी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा और 1/r स्क्वायर के समानुपाती होगा। तो किसी सूक्ष्म इलेक्ट्रिक डायपोल के मध्य से r दूरी पर उत्पन्न विभव किसके समानुपाती होता है? तो 1/r स्क्वायर के समानुपाती होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 आते हैं दोस्तों। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता होता है। दोस्तों मानव नेत्र का विभेदन क्षमता जो होता है वो 1 मिनट होता है। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता कितना होता है दोस्तों? वो 1 मिनट होता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में भी पूछता है दोस्तों। 1 मिनट ऐसे भी लिख देता है या इस प्रकार से भी लिख देता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। यदि ट्रांजिस्टर का धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हो तब दोनों में क्या संबंध है? तो यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा और बीटा हो तो इसमें क्या सही हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है ये सही है। अल्फा का मान जो है 1 से कम होता है और बीटा का मान 1 से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 84 आते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है? दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है वो आपको पहला कक्षा में होता है। और पहला कक्षा में क्या होता है फॉर्मूला? देखिए संवेग का फॉर्मूला आता है NH/2 पाई। कोणीय संवेग फॉर्मूला क्या आता है? NH/2 पाई। पहला कक्षा की बात करेंगे तो n 1 रखेंगे, दूसरा के लिए 2 3 4 इस प्रकार से लिखते जाएंगे। तो अगर पहला कक्षा की बात करेंगे तो n 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? H/2 पाई। यानी न्यूनतम कोणीय संवेग जो होता है वो पहला कक्षा में होता है जिसका मान होगा H/2 पाई जूल सेकंड। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन आता है डायोड का उपयोग क्या होता है? तो डायोड का उपयोग दोस्तों आप लोग दोस्तों डायोड का उपयोग क्या होता है? तो डायोड का उपयोग जो होता है वो आपको रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका 85 का सही आंसर ए होगा। 86 नंबर आते हैं बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरण जो होता है उस पर आपको ऋणात्मक चार्ज होता है तो वो विद्युत क्षेत्र से भी विक्षेपित हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र से भी विक्षेपित हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में बीटा किरण विक्षेपित होता है। ठीक है। 87 नंबर आते हैं और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? तो और गेट का बूलियन, और मतलब होता है जोड़, तो y बराबर a+b। ठीक है दोस्तों। 88 नंबर आता है मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। 89 नंबर आता है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसा होता है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होता है दोस्तों वो अनंत होता है। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। दोस्तों दिमाग में रखना है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। और निकेल कैसा पदार्थ है? तो देखिए निकेल जो होता है वो लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। 93 नंबर NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है? तो NPN ट्रांजिस्टर में आई, ऐसे देखिए याद रखिए IE बराबर होता है IB प्लस IC। अब देखिए IE बराबर IB प्लस IC में कौन फिट हो रहा है? तो अगर हम कहेंगे IB बराबर क्या लिखिएगा? तो IE घटा IC। तो इसमें आपको 93 का B सही है। IB बराबर IE घटा IC। यहाँ पर IC देता है, IC बराबर होता है IE और यहाँ माइनस होना चाहिए। IC बराबर IE घटा IB, ये गलत है, ये माइनस है यहाँ पर, दिमाग रखिएगा। यहाँ क्या है ऑप्शन में? IC बराबर IE घटा IB, यहाँ है IB बराबर IE घटा IC। तो आपको याद रखना IE बराबर फॉर्मूला क्या आता है? IE बराबर फॉर्मूला होता है IB प्लस IC। इसका सही आंसर जो है वो B नंबर है। ठीक है, याद कर लेना है। 94 नंबर आइए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुना 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। बहुत से बुक में पावर नेगेटिव देता है जो कि गलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आवेश में द्रव्यमान से भागा देने पर विशिष्ट आवेश निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻−19 और द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुना 10⁻−31। तो ऊपर कूलाम नीचे केजी। ठीक है, इसमें भागा देने पर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकलता है। बहुत सारे बुक में 10⁻11 दे देता है जो कि गलती है। 95 नंबर आइए
एक कूलम आवेश कितने ESU बराबर होता है? दोस्तों एक कूलम आवेश जो है वो 3 गुना 10 के पावर 9 ESU बराबर होता है। 96 नंबर आइए, ये संकेत किसका है? तो ये संकेत दोस्तों ये संकेत और गेट का है, दिमाग में रखिएगा, ये संकेत किसका है? और गेट का है। 97 नंबर आते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा होता है वो 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 98 नंबर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 गुना 10⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, इसको सबको लिख लीजिएगा कॉपी में दोस्तों। 100 क्वेश्चन आपको बताएं ऑब्जेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है। दोस्तों ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर होता है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। और 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने से उसका धारिता क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत पदार्थ डालेंगे तो उसकी धारिता जो है बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा एक तरफ से और याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको संडे 100 ऑब्जेक्टिव मिलते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद। और पर डे जो है आपको पर डे ऑब्जेक्टिव का जो है आपको सेट तो मिल ही रहा है, 20-25 क्वेश्चन पर डे देते हैं, उसको देखिए और आराम से उसको कंट्रोल कीजिए। ठीक है, बाय।